नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जर्नी में। तो कैसे हो आप सभी दोस्तों? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हम आज इस वीडियो में एसएससी एमटीएस में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। हम ज़्यादा क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, केवल 8-10 क्वेश्चन को ही देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम में आपके एमटीएस के एग्ज़ाम में आपके बहुत बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम करते हैं स्टार्ट वीडियो को। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का दोगुना है। 10% लाभ के लिए छूट प्रतिशत क्या होनी चाहिए? तो देखिएगा यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य का दोगुना है। तो हम मान लीजिए हम जो क्रय मूल्य है यानी कि कॉस्ट प्राइस है उसको हम 50 रुपया मान लेते हैं, और जो अंकित मूल्य है वो इसका दोगुना है क्रय मूल्य का। क्वेश्चन में बोला गया है दोगुना है, तो हम इसको 100 मान लेते हैं। ठीक है। अब 10% लाभ के लिए छूट प्रतिशत क्या होनी चाहिए? अब देखिए यहाँ पे लाभ भी दिया गया है, तो हम यहाँ पे विक्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं। तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 10%। 50 का 10% कितना होगा विक्रय मूल्य? यानी कि 10% यानी कि 110/100। तो 0 से 0 कट गया और 11 पंचे 55। तो विक्रय मूल्य भी हमारे पास आ गया 55 रुपया। तो अब देखिए यहाँ पे अब बोला क्या गया है, हमें छूट प्रतिशत हमें पूछा गया है। तो छूट किस पे निकलती है? छूट हमेशा एमआरपी पे निकलती है। एमआरपी पे ही हमेशा छूट निकलती है सेलिंग प्राइस के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है? अंतर यहाँ पे 45 का आ रहा है, और हमेशा एमआरपी के रिस्पेक्ट में ही निकलती है। तो बटे 100 गुणा 100, तो 100 से 100 कट गया, तो हमारा जो आंसर जो आएगा वो 45%। तो 45% हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और अगर आप फार्मूला से निकालना चाहते हैं तो फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। तो उसका फार्मूला क्या है आपका? सेलिंग प्राइस बराबर छूट का फार्मूला, छूट प्रतिशत का जो फार्मूला है वो है आपका सेलिंग प्राइस बराबर एमआरपी गुणा 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। तो सेम ही आपका आंसर आएगा 45%। आपका इसको वैल्यू को पुट करने पर आपका 45% ही आपका आंसर आएगा। तो आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे की ओर। इतना का हमें इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 2-2 का अंतर आ रहा है ना, 2-2 का अंतर आ रहा है। देखिए यहाँ पे इधर भी 17 होगा, इसी प्रकार से 19 होगा, 21 होगा, तो ये पूरा 89 तक गया है। तो गौर से देखिएगा दोस्तों, जो इसकी इकाई का अंक है, जो इसकी इकाई का अंक है वो विषम है, विषम संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो पूरा विषम संख्या ही होगा, एक भी जगह आपका सम संख्या नहीं आएगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, ये जो आप 5 देख रहे हैं 5, इस 5 को हम जब भी हम विषम संख्या, कोई भी विषम संख्या अगर आ जाए, जो भी विषम संख्या अगर आ जाए तो दोस्तों हमेशा 5 ही आएगा। जब भी विषम संख्या के साथ गुना करेंगे तो हमेशा जो इकाई का अंक आएगा वो हमेशा 5 ही आएगा। चाहे वो विषम संख्या 1 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 5 हो, या तो 7 हो, या तो 9 हो। किसी भी संख्या के साथ आप 5 को इनसे गुना करेंगे तो हमेशा 5 ही आएगा। तो दोस्तों हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा जो होगा वो होगा आपका 5 होगा। ठीक है दोस्तों। और जस्ट इसके विपरीत अगर बात करें, अगर 5 को हम सम संख्या के साथ गुणा करें तो हमेशा 0 आएगा, हमेशा 0 ही आएगा, है ना।
जब भी सम संख्या के साथ गुणा करेंगे। तो दो ही कंडीशन है दोस्तों 5 के लिए कि सम संख्या के साथ गुणा करें तो 0 आएगा, विषम संख्या के साथ गुणा करें तो 5 आएगा। तो जो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे वो हमारा होगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना होगा कि इकाई का अंक कैसे निर्धारित करें। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अरविंद जिस गति से मंदिर लौटता है उस गति के 20% से मंदिर जाता है। यदि पूरी यात्रा के दौरान औसत गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो मंदिर जाते समय अरविंद की गति क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे वो जो मंदिर जा रहा है उसका हमें उसकी जो स्पीड दी गई है वो 20% दी गई है। तो हम इस 20% को क्या लिख सकते हैं, 20% को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम 1/5 लिख सकते हैं दोस्तों। तो जो मंदिर से लौट रहा है, मंदिर लौट रहा है और मंदिर क्या है, जा रहा है। तो मंदिर जो लौट रहा है उसका 20%, यानी कि इसका 20% क्या होगा, मंदिर लौट रहा है यानी कि ये पूरा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रति हावर की 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाएगा, और जो मंदिर जाएगा वो आपका होगा x किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, जो मंदिर लौट रहा है वो हम 5 मानेंगे, यानी कि 5x मान लेते हैं और इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए दोस्तों, जब भी हम औसत चाल निकालते हैं या औसत गति निकालते हैं तो उसका जो फॉर्मूला है वो है आपका 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो हम x इसको मान लेते हैं और y इसको मान लेते हैं। तो औसत गति तो हमारा दिया गया है यहाँ पे 10 किलोमीटर, तो 10 यहाँ पे पुट कर देते हैं, 2 गुणा 5x गुणा x अपॉन 5x और x जुड़ेगा तो कितना होगा 6x, और यहाँ पे हम x से x काट लेते हैं, 5 दूनी 10 से ये 10 कट जाएगा, तो x बराबर जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा 6 किलोमीटर आएगा। तो मंदिर जाते समय अरविंद की गति क्या है, तो मंदिर जाते समय अरविंद की गति पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पे x माने हैं तो x बराबर 6 ही आएगा। अगर मंदिर लौटते समय अरविंद की गति क्या है पूछता तो क्या आएगा, 5x बराबर 5 × 6 बराबर 30 किलोमीटर हमारा सही आंसर होता। तो फिलहाल तो हमारा जो आंसर होगा वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वो क्या है, वो मंदिर जा रहा है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों, आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 25 है। सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, औसत क्या होती है, आप लोग को मालूम होगा औसत के बारे में। औसत क्या होती है, औसत हमेशा बीच की संख्या होती है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि आप 10 और 20 का औसत बताइए, एक संख्या है 10 और एक संख्या है 20, उसका औसत बताइए, तो इसका औसत होगा 15। कैसे पता चला, क्योंकि ये इसके बीच की संख्या है। 10 और 20 की संख्या को ही हम क्या बोल देंगे, जो दो संख्या के बीच की संख्या है उसको ही हम क्या बोलेंगे, औसत कहेंगे। तो इस प्रकार से जो बीच की संख्या रहती है उसी को ही हम औसत कहते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 25 है। तो हम यहाँ पे x मान लेते हैं, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 और x प्लस 10। तो ये तो हमारी हो गई 6 सम संख्याएँ, 6 लगातार सम संख्याएँ। और मैंने क्या बोला कि हमेशा जो औसत होती है वो बीच की संख्या होती है। तो बीच की संख्या कौन सी है, इसकी और इसकी बीच की, क्योंकि इधर भी 3 है
और इधर भी 3 है, तो बीच की संख्या कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है ना। तो इसका बीच की संख्या क्या हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी। जब यहाँ पे x + 4 है और यहाँ पे x + 6 है, तो बीच की संख्या x + 5 हो जाएगी और उसको बराबर हम कर देंगे 25 के, क्योंकि उसका औसत 25 है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर नहीं है। हमें क्या पूछा जा रहा है, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर पूछा जा रहा है। तो सबसे छोटी संख्या तो हो जाएगी हमारी 20 हो जाएगी, ये हमारी छोटी संख्या है, और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, वो हो जाएगी x + 10। x + 10 यानी कि 20 + 10 बराबर क्या हो जाएगी हमारी, 30 हो जाएगी। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने पर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा। हमें अंतर पूछा जा रहा है। तो ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या है और ये सबसे छोटी संख्या है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो 20 तो हमारा आंसर आ ही गया है, और यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ हमारा जो संख्या आएगी वो 30 आएगी। तो इसमें से हम घटा देंगे सबसे बड़ी में से सबसे छोटी संख्या, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आएगा आपका ऑप्शन ए। तो दोस्तों इस प्रकार से हम अब आगे की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो ये संख्या है, ये वाली संख्या वो 72 से विभाजित होती है। तो 4x - 3y का मान हमें बताना है। तो हमें x और y का मान यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो हमें x और y का मान निकालना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम 72 को तोड़ सकते हैं। 72 को हम 8 और 9 में तोड़ सकते हैं, 8 या 72। तो 8 के लिए विभाज्यता का नियम क्या है, 8 के लिए विभाज्यता का नियम यह है कि जो अंत के 3 अंक हैं, जो अंत के जो 3 अंक है वो 8 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए इस संख्या को लिख देते हैं, 3, 6, 7, 8 और खालिस्तान। तो यहाँ पे जो 3 अंक है अंत के, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे खालिस्तान है ना। तो यहाँ पे देखिए 8 से भाग जाएगा, 8 ने 72 और 6 बचा तो 8 64, तो 8 बार में जाएगा ये, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 लिख देते हैं हम। अब देखिए दोस्तों 9 के लिए विभाज्यता का नियम क्या है। 9 के लिए विभाज्यता का नियम यह है कि जो पूरे अंक हैं वह उन पूरे इन अंकों का जो योग है वो पूरे 9 से विभाजित होना चाहिए। तो हम जोड़ लेते हैं इसको, 9 8 17, 17 और 5 22, और 22 और 3 25, 25 और 6 31, 31 और 15 46, और 46 और 4 50। तो 50 तो यहाँ पे आ गया। तो अगर हम 4 इसमें जोड़ें तो जो 54 है वो 9 से भाग जा रहा है पूरी तरीके से, 4 ही आएगी यहाँ पे, और कोई दूसरी संख्या तो नहीं आ सकती यहाँ पे। तो यहाँ पर भी 4 आपकी आ जाएगी। तो हमारे पास आ गया है मान, x का जो मान आया है वो हमारे पास आया है, जो x का मान है वो हमारे पास आया है 4, और y का मान जो आया है वो भी हमारे पास जो आया है वो 4 आया है। तो 4x - 3y, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं वैल्यू को, 4 × 4 - 3 × 4। तो यहाँ पे जो आएगा हमारा 4 चौके 16, 4 या 12, तो 4 आपका जो सही आंसर आ जाएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं दोस्तों। आपको रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैथ से क्या है, प्रैक्टिस ही मांगता है, प्रैक्टिस के बिना कुछ चीज़ संभव नहीं है। तो दोस्तों आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आपको मैथ्स बनाने में आसानी हो एग्ज़ाम में। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे बोला क्या गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 5 और 11 से पूर्णतः विभाज्य है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है 5 का पहले देख लेते हैं। 5 के लिए विभाज्यता का नियम क्या है, 5 के लिए यह है कि जो इकाई का अंक है उसमें 0 या 5
आना चाहिए लास्ट में। तो यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे 3 है। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, एक ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। फिर 3 के लिए क्या है, 3 के लिए नियम यह है कि जो सभी अंकों का जोड़ है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। जो अंकों का जोड़ है 3 और 9 के लिए सेम है, जो अंकों का जोड़ है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं 4 1 5, 5 और 9 14, 14 और 8 22। तो ये आपका गलत हो जाएगा। फिर इसको जोड़ लेते हैं 5 5 10, 10 और 1 11। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल ऑप्शन बचता है वो डी बचता है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए 5 और 1 6, 6 6 12, वो 3 से विभाजित हो रहा है। तो आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और एक संख्या और बची है, उसको बताना बाकी है। जो 11 है उसके लिए नियम क्या है। तो देखिए इसके लिए नियम यह है कि जो विषम स्थान है, विषम स्थान के अंक, देखिए विषम स्थान के अंक देख लीजिए, उसको जोड़ लेते हैं। 1 और प्लस 0 प्लस 5, तो कितना आया 6 आया है ना। फिर सम स्थान के अंकों को जोड़ लेते हैं, 5 और 1 6, उनका हम अंतर निकाल लेते हैं। और अंतर निकालने पर अगर वो 0 आए, या तो वो 11 के मल्टीपल में हो, या तो वो 11 से भाग जाए, तो वो क्या है, वो 11 से मल्टीप्लाई होगा, वो पूरा अंक 11 से मल्टीप्लाई होगा। या तो 0 आए या तो 11 के मल्टीप्लाई में हो, तो वो क्या है, वो पूरा अंक 0 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ये डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आगे की ओर चलते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति 5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4100 रुपये उधार लेता है। 2 वर्ष बाद वह 2410 रुपये दे देता है और अगले 2 वर्ष बाद वह बची हुई राशि ब्याज सहित लौटा देता है। तो उसके द्वारा कुल देय ब्याज होगा। तो हमें कुल ब्याज निकालना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन हमको एग्ज़ाम में हम भ्रमित हो जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को देख के। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एकदम डिटेल से, एकदम स्लोली। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5% प्रति वर्ष की दर से वो चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है। 4,000 रुपये उसका मूलधन है। फिर वह 2 वर्ष बाद वह 2410 रुपये दे देता है। तो सबसे पहले तो हमें 2 वर्ष का 4,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पहले वर्ष का और यहाँ पे लिख लेता हूँ दूसरे वर्ष का। तो देखिए 4,000 का 5% क्या होगा, 5%, इस 2 जीरो से 2 जीरो कर गया, 5 चौके 20, तो ये 200 आएगा और 200 यहाँ पर भी लिख देते हैं। फिर ब्याज पे ब्याज लगेगा दूसरे वर्ष, फिर 200 का 5% निकाल लेते हैं। तो ये आएगा आपका 5 दूनी 10, तो ये 10। तो ये आपका इतना आ गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ आपका 410। कितना हुआ आपका 410। तो टोटल कितना हुआ दोस्तों आपका मिश्र धन कितना हुआ 4,410। तो हम इसमें से घटा देते हैं 2, तो वो केवल आधा पैसा दिया है ना, पूरा नहीं दिया है, मतलब 2410 रुपये ही दिया है। और फिर इसमें से हम इसको घटा देते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि 2 वर्ष बाद वह और कितना ब्याज लगेगा। तो इसमें से घटा देते हैं 0 0 0 फिर 2, तो वो 2,000 और देगा 2 वर्ष बाद। फिर हम इसका भी ब्याज निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर निकाल लेते हैं इसका ब्याज। 2,000 का 5% दिया है तो 5% यहाँ पर भी निकालेंगे। 2,000 का 5%, तो ये कितना होगा दोस्तों 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा आपका 100 पहले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए भी 100। फिर एक बार और लिखते हैं इसको 100 गुणा 5/100, तो यहाँ पर 5 आएगा। तो यहाँ पे जो ब्याज है, यहाँ पे जो चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 2 वर्ष बाद, वह दिया है आपका 205।
तो टोटल ब्याज कितना दिया गया है, वहाँ पे पूछा जा रहा है कुल देय ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पे हम 2 बार ब्याज दिए हैं, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा 410 प्लस 205। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 615। तो इतना आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई हो दोस्तों। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। एक पिता और उसके बेटे की वर्तमान आयु का योग 60 साल है। 6 साल पहले पिता की उम्र बेटे की उम्र की 5 गुनी थी। 6 साल बाद बेटे की उम्र होगी। तो देखिए दोस्तों, बोला क्या जा रहा है, एक पिता और उसके बेटे की वर्तमान आयु का योग। तो मैं यहाँ पे पिता को P से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और बेटे को मैं B से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और इनकी आयु का योग 60 साल है। तो मैं यहाँ पे मैं 60 लिख देता हूँ। 6 साल पहले पिता की उम्र, 6 साल पहले यानी कि P-6, क्योंकि 6 साल पहले बोला गया है पिता की उम्र, तो P-6 कर देता हूँ। बेटी की उम्र की 5 गुनी थी, तो बेटा भी 6 साल पहले ही जाएगा। ये भी यहाँ पे हालांकि बोला नहीं गया है, लेकिन 6 साल पहले जब पिता की उम्र जा रही है तो बेटी की उम्र भी 6 साल पहले ही जाएगी। उसकी क्या थी, 5 गुनी थी। तो हम यहाँ पे देखिए अब P का वैल्यू इनपुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से निकाल सकते हैं P की वैल्यू। तो P की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 60 माइनस B, 16 माइनस B माइनस 6 बराबर 5B माइनस 30। अब देखिए दोस्तों, माइनस B यहाँ पे आ जाएगा आपका 54 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा B इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 6B, और 54 में से 30 जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 84। और ये जाएगा आपका 6 कम 6, 14 6 का 84। तो ये आपका B का मान आ गया। तो हमें बोला क्या जा रहा है, 6 साल बाद बेटे की उम्र क्या होगी। तो हमारे पास बेटे की उम्र आ गई 14 साल, ये तो वर्तमान उम्र हो गई। और 6 साल बाद बोला गया है तो 14 प्लस 6 बराबर 20। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका A, 20 साल आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों।